हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा और आप सभी लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ आप लोगों के ऊपर सदैव आशीर्वाद बनाए रखें और उनकी कृपा हो तो आप लोग जो है अपनी मंजिल को ज़रूर से ज़रूर प्राप्त करें। इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। कल जो है 50 डे सीरीज़ की एक क्लास नहीं हो पाई थी, बहुत दिन बाद ऐसा हुआ, नहीं तो इसमें हम कंटिन्यू थे। सॉरी, मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब, बिल्कुल गला चल ही नहीं रहा था, इसलिए क्लास नहीं रिकॉर्ड हो पाई। चलिए आज हम देखते हैं अपनी 50 डे क्लास, है ना, उसकी कौन सी क्लास होगी ये 50 डे सीरीज़ की, तो क्लास नंबर 48 होगी। तो चलिए फिर हम देखते हैं और टॉपिक वाइज सारे जो है रिवीजन है। और इसके बाद हम, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या पढ़ाएं। अपने हिसाब से तो हम जो है सोच रहे हैं 50 डे सीरीज ये 48 आज हो जाएगी तो 2 ही बचेंगी। तो उसके बाद मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरा भी मैंने होम मैनेजमेंट भी नहीं हुआ है और इसके अलावा न्यूट्रिशन साइंस, तो या तो फिर हम दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर भी हमको कवर करना है, तो प्रीवियस ईयर पेपर भी कवर करेंगे। उसके अलावा हमें लग रहा है होम मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन साइंस, इन दोनों टॉपिक्स को हम लेकर चलते हैं। एक क्लास आप लोगों को होम मैनेजमेंट की सुबह और न्यूट्रिशन साइंस की जो है रात में आप लोगों को प्रोवाइड कराएं। मुझे लग रहा है इसी तरह करें, तभी जो है ये हमारा कंप्लीट हो पाएगा। तो ऐसा ही करेंगे, या फिर अगर कोई किसी और चीज़ जो है तरह से पढ़ना है तो वो भी आप सजेशन करिएगा। लेकिन इधर 2 दिन ज़्यादा दिक्कत थी, इसलिए क्लास नहीं करा पाए, नहीं तो अब तक स्टार्ट हो गया होता। तो बस इसको करने के बाद हम होम मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन साइंस दोनों शायद मुझे लग रहा है साथ में स्टार्ट करें। तो चलिए फिर देखते हैं आज की जो सीरीज़ का हमारा पहला प्रश्न और पहला टॉपिक हमारा किससे है, तो वो हमारा टॉपिक है वस्त्र विज्ञान से, है ना, टेक्सटाइल से। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। किस प्रकार के वस्त्रों में मर्सरीकरण, है ना, मर्सराइजेशन की प्रक्रिया की जाती है। देखिए जो है मर्सराइजेशन से प्रश्न कई बार आया, लेकिन किस पर मर्सराइजेशन किया जाता है या फिर किस लिए किया जाता है, तो इस तरह से प्रश्न घुमा फिरा के बार बार मिल रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं। ऑप्शन क्या है, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, रेयान वस्त्र, सिंथेटिक वस्त्र, है ना। तो देखिए मर्सराइजेशन किस पर किया जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूत्री वस्त्र। सूत्री वस्त्रों पर हम इसको करते हैं किसको बढ़ाने के लिए, तो चमक, मजबूती, है ना, और लचक, इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, लोचशीलता एक तरह से कह सकते हैं, लोचशीलता इसमें बढ़ जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, तो मर्सराइजेशन की प्रक्रिया करते हैं। और किस पर करते हैं, तो ये हमारा कार्टन पर होता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई ट्विस्ट यार्न। ठीक है, एक मिनट, का उपयोग किस प्रकार के कपड़े में जो है बनाने में किया जाता है, यानी कि हाई ट्विस्ट यार्न जो है इसका उपयोग हम किस प्रकार के कपड़े बनाने की प्रक्रिया में करते हैं। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए है गीले प्रसंस्करण वाले कपड़े, बी है कठोर और कुरकुरा कपड़े में, फिर सी है लोचदार कपड़े में, डी है भारी वजन वाले वस्त्रों में। देखिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कठोर और कुरकुरा कपड़ा बनाने में, ऐसे भी देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कठोर और कुरकुरा कपड़ा बनाने में हम क्या करते हैं, तो हाई ट्विस्ट का। और जो है हाई ट्विस्ट, देखिए इसका मतलब क्या है, टीपीआई इसको हम कह सकते हैं, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टीपीआई, टीपीआई का मतलब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्म हो जाएगा आपका फुल फॉर्म ट्विस्टिंग पर इंच। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्विस्टिंग पर इंच। ओके, और ये देखिए कितने प्रकार की होती है, तो ये होती है हमारी, ये भी हमारी कितनी होती है, तो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, हाई ट्विस्ट यार, यानी कि जो है हम जो ट्विस्टिंग का मतलब क्या होता है, एक तरह से ये चीज़ समझ लीजिएगा आप लोग, क्या होती है, इसका मतलब होता है ऐठन। ठीक है, जो हम धागा बनाते हैं तो उसमें हम ऐठन देते हैं, ऐठन देने की वजह से ही क्या होता है, तो हमारा कपड़ा मजबूत बनता है, रेशा बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाता है, फिर उसके बाद वो कपड़ा भी उससे मजबूत बनता है। तो जो है ट्विस्टिंग का तात्पर्य होता है ऐठन, ये याद रखिएगा। और टीपीआई का मतलब होता है ट्विस्टिंग पर इंच, यानी कि कपड़े में जो है पर इंच पर, जैसे कपड़े का टुकड़ा है तो पर इंच पे जो है कितनी हमने ट्विस्टिंग की, तो इसी को कहते हैं, ठीक है, ट्विस्टिंग। टीपीआई ट्विस्टिंग पर इंच, और इस कितने प्रकार का होता है, तो ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला आपका आ जाएगा निम्न श्रेणी। ठीक है,
निम्न श्रेणी, इसमें कब से कब कितना होता है, 0 से 3% तक का, ठीक है, 0 से 3% तक का कह सकते हैं इंच। फिर दूसरा हमारा आ जाता है औसत, ये याद रखिएगा। औसत, औसत में कितना करते हैं, तो औसत में करते हैं 3 से 7% तक का, ठीक है, 3 से 7% इंच, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर जो पूछा गया है आपका कौन सा प्रश्न है, यहाँ पर जो पूछा गया हाई, तो देखिए जो है उच्च, उच्च में हमारा आ जाता है कह सकते हैं हाई, ऐसे कह लीजिए चाहे। तो ये कितना होता है, तो ये होता है 7 से 12 इंच, ठीक है, 7 से 12% तक का टीपीआई कह सकते हैं इसको। तो ये आप 3 श्रेणियां जान लीजिए कि जो है ट्विस्टिंग जो हमारी 3 श्रेणी में करते हैं। निम्न में कितनी होती है, 0 से कितनी, तो 0 से जो है हमारी क्या होती है, 3 इंच तक होती है। ये हमारी हो गई पहली। और दूसरी है औसत, इसको कहते हैं 3 से 7 इंच तक की। फिर जो है तीसरी है उच्च की, ये होती 7 से 12 इंच, ये याद रखिएगा। यही हमारी टीपीआई है और यही ऐठन इसको कहते हैं। ट्विस्टिंग का मतलब ऐठन देना। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया था, उच्च ऐठन, ठीक है। तो यहाँ पर कपड़ा जो क्या हो जाए, कठोर और कुरकुरा टाइप, मतलब एकदम कड़ा सा, जहाँ से ही जितनी ज्यादा ऐठन होगी वो रेशा आपका उतना ही कड़ा होगा और कड़े कड़े कपड़े उससे बनेंगे और वो बहुत मजबूत होंगे। इस तरह से हमने समझा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ शायद 2021 टीजीटी में प्रश्न आया भी था, कंफर्म नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, बताइएगा मुझे कमेंट करके आप लोग। चलिए फिर देखते हैं, ठीक है, क्या देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है सिल्क के उत्पादन में प्रयुक्त लार्वा का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देख लेते हैं लार्वा का वैज्ञानिक नाम क्या है। ए है बॉम्बेक्स मोरी, बी है एनिथेरा सिनार, सी है टसर लार्वा, डी है सेरिकल सिल्क वा लार्वा। तो देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बॉम्बेक्स मोरी। देखिए यहाँ पर जो लार्वा है, ऐसे ऐसे हम कहते हैं कि जो रेशम का जो है कीड़े पालन होता है, शहतूत के पेड़ पर करते हैं, और जो रेशम का कीड़ा है उसको क्या कहते हैं, बॉम्बेक्स मोरी। तो ये प्रश्न वही थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि लार्वा, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या प्राप्त करते हैं, तो अंडा, फिर होता है लार्वा, ठीक है, फिर हमारा क्या होता है, प्यूपा, फिर होता है हमारा कीड़ा। इस तरह से ये हमारे 4 प्रोसेस हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो जो है इसको क्या कहते हैं, इस कीड़े को, तो इसको कहते हैं बॉम्बेक्स मोरी। और ये हमारे जो है 4 प्रोसेस हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। इस तरह से हमको जो है प्यूपा की जो स्थिति में जो है प्राप्त होता है जो रेशम, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मजबूत होता है। कीड़ा बनते बनते वो जो टूट जाता है, वो फट जाता है, तो इससे थोड़ा सा छोटा हो जाता है और उसकी मजबूती बिगड़ जाती है, ठीक। तो ये हमारे चरण थे, ये भी याद रखिएगा। और क्या है, तो बॉम्बेक्स मोरी उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रकार के वस्त्रों में नॉन क्रोसेबल फिनिश दी जाती है, ठीक है। तो नॉन क्रोसेबल फिनिश किस में दी जाती है, ये ऑप्शन देखते हैं। तो ये हमारा है नायलॉन, बी है विस्कस रेयान, सी है लिनन, डी है सभी। तो देखिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी, ठीक है। नायलॉन, विस्कस रेयान, लिनन, इन सभी में हम क्या करते हैं, तो नॉन क्रशबल फिनिश देते हैं। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, स्टोन वॉशिंग प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ए है कपड़े को चमकदार बनाना, बी है कपड़े को नरम और पुराना दिखाना, सी है कपड़े की ताकत बढ़ाना, डी है जलरोधक बनाना। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कपड़े को नरम और पुराना दिखाना, ठीक है। स्टोन वॉशिंग से क्या होता है, कपड़े को नरम और पुराना, थोड़ा सा जो है उसको मुलायम कर दिया जाता है। जो कड़े कपड़े होते हैं, नए होते हैं, तो थोड़ा सा नरम हो जाते हैं, बिल्कुल अपनी पुरानी अवस्था में थोड़ा सा लगने लगते हैं। ये प्रक्रिया उसलिए की जाती है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अब होम मैनेजमेंट स्टार्ट हो गया है। इसका प्रश्न देख लेते हैं, आइए। मूल्य विश्लेषण है ना, वैल्यू एनालाइज का गृह प्रबंध में क्या अर्थ है। तो भाई देख लेते हैं, ए है बजट और नियंत्रण करना, बी है संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, सी है परिवार में नैतिक मूल्य स्थापित करना, ठीक है। परिवार में हम क्या करें, तो नैतिक मूल्यों को स्थापित करें। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, लास्ट डी है हमारा गृह कार्य को सरल बनाना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, ठीक है। यही हमारा सबसे ज्यादा मुख्य उद्देश्य का, संसाधनों का हम बहुत ही अच्छे से प्रयोग कर सकें।
इसके अंतर्गत हर चीज़, जब संसाधनों का अच्छा प्रयोग कर लेंगे तो गृह कार्य सरल हो जाएगा और अन्य चीज़ें भी हमारी सटीक हो जाएंगी। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गृह प्रबंधन में वर्क साइकोलॉजी, है ना, वर्क साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भाई देख लेते हैं वर्क साइकोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए है कार्यस्थल की सुंदरता बढ़ाना, बी है कार्य कुशलता को बढ़ाना, सी है कार्य समय को बढ़ाना, डी है गृह प्रबंधन के सिद्धांतों का जो है नकारना। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी, कार्य कुशलता को बढ़ाना जो है ये हमारा वर्क साइकोलॉजी के जो है मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। क्या, तो कार्य कुशलता को बढ़ाना, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्नीचर प्लेसमेंट का सिद्धांत किस कारक पर आधारित होता है। तो भाई ये देख लेते हैं कि फर्नीचर प्लेसमेंट का जो है किस पर आधारित होता है। तो ये हमारा ए हो जाएगा कमरे का आकार, बी हो जाएगा उपयोगिता और स्थान, सी हो जाएगा प्रकाश व्यवस्था, डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जो फर्नीचर प्लेसमेंट जो है कमरे का आकार, उपयोगिता और स्थान, प्रकाश व्यवस्था, इन सब कारकों पर निर्धारित होता है। कि पता लगा हमारा बहुत अच्छे से जो है बहुत सुंदर बड़ा सा फर्नीचर लेकिन कमरे में पहुंच ही नहीं रहा है, और उसकी जहाँ पर आवश्यकता नहीं वहाँ पर फालतू फर्नीचर भरा हुआ है, या फिर अच्छा फर्नीचर दिया बहुत शो में हर चीज़ लेकिन वहाँ पर प्रकाश व्यवस्था नहीं अच्छी है, तो क्या होगा, फिर वहाँ भी जो है हमारा वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए ये सारे कारक जो है इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गृह विज्ञान में थ्रिफ्ट का क्या अर्थ है। ठीक है, थ्रिफ्ट का ये देख लेते हैं क्या अर्थ है। तो ए है अत्यधिक खर्च, बी है संसाधनों का विवेक पूर्वक प्रयोग, सी है केवल घरेलू कार्यों पर जो है ध्यान केंद्रित करना, डी है बजट की परवाह ना करना। तो देखिए थ्रिफ्ट का क्या तात्पर्य है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसाधनों का विवेक पूर्वक उपयोग करना। यानी कि जब हम विवेक पूर्वक उपयोग करेंगे तो हम जो है अपनी समस्त आवश्यकताओं को भी पूरा कर लेंगे और जो है कोई विशेष उसमें दिक्कत भी नहीं आएगी। तो हम उसको विवेक पूर्वक, एक कह सकते हैं एक तरह से समझदारी पूर्वक हम अपने समस्त संसाधनों का उपयोग करेंगे। यही क्या है हमारा, तो यही थ्रिफ्ट कहलाता है। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या है देख लेते हैं, वित्तीय, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, बस बस एक मिनट, ये रहा क्वेश्चन। वित्तीय योजना है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग में इमरजेंसी फंड का क्या महत्व है। तो देखते हैं ये कि क्या महत्व है। ए है यह अनावश्यक व्यय को बढ़ाता है, बी है यह भविष्य की आकस्मिक परिस्थितियों के लिए होता है, सी है केवल धनी परिवारों के लिए होता है, डी है इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह भविष्य की आकस्मिक परिस्थितियों के लिए प्रयोग किया जाता है। जो ऐसी परिस्थिति होती है उसमें हम प्रयोग करते हैं क्या, तो वित्तीय योजना, जो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, इमरजेंसी फंड को हम वित्तीय या आकस्मिक समय में प्रयुक्त करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चाइल्ड डेवलपमेंट से। ठीक है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का कौन सा चरण सबसे पहले दिया है। ए है संवेदी प्रेरक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक, सॉरी संवेदी प्रेरणात्मक अवस्था, ये हमारा यहाँ पर सॉरी एक मिनट, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेदी प्रेरकात्मक अवस्था। ये क्या है, तो विकास का चरण सबसे पहले यही पर दिया गया था, यही वाला। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइलेशन किससे संबंधित है। ए है हड्डियों की वृद्धि, बी है मस्तिष्क को तंत्रिकाओं का विकास, सी है संज्ञानात्मक विकास, डी है सामाजिक विकास। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मस्तिष्क तंत्रिकाओं का विकास। माइलेनेशन क्या है, तो मस्तिष्क तंत्रिकाओं का विकास ही माइलेनेशन कहलाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिद्धांत के अनुसार बच्चों का मानसिक विकास चरणबद्ध होता है। तो ये देखते हैं क्या होता है। ए है कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, सॉरी,
बी है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सी है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, डी है स्किनर का अधिगम सिद्धांत। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानसिक विकास चरण उसी से जो है संबंधित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मातृ संबंधी अभाव सिंड्रोम किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया। तो भाई देख लेते हैं, मातृ संबंधी अभाव सिंड्रोम, ए है फ्रायड, बी है वॉल्वी, सी है बंडूरा, डी है वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वॉल्वी है ना, पूरा नाम क्या है, जॉन वॉल्वी। ठीक है, जॉन वॉल्वी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, और फ्रायड की आप जानते हैं मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी है, वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक, इस तरह सबके अलग अलग सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भाषा विकास में टेलीग्राफिक स्पीच का क्या अर्थ होता है। तो ए है एक ही शब्द दोहराना, यानी कि भाषा विकास में टेलीग्राफी जो उसका स्पीच का क्या अर्थ होता है, तो एक शब्द दोहराना। फिर है हमारे ऑप्शन संक्षिप्त और संपूर्ण अवाक्य, सी है व्याकरणिक त्रुटियां करना, डी है बिना ध्वनि के संकेत करना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, संक्षिप्त और असंपूर्ण वाक्य। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन से, आइए देख लेते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 16 नंबर का ट्रिंकल डाउन थ्योरी किससे संबंधित है। ए है आर्थिक विकास, बी है सामाजिक परिवर्तन, सी है कृषि विस्तार, डी है स्वास्थ्य विज्ञान। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आर्थिक विकास, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन है एवर्ट रोजर्स, बी है पाउले फेरे, सी है स्किनर, डी है मैक्लेनन। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एवरेट रोजर्स। ठीक है, एवरेट रोजर्स ने क्या किया है, तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया है। क्या है, एवरेट रोजर्स ने कौन सा, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, देखिए उसके अलावा जो चाइल्ड डेवलपमेंट की लास्ट की जो 2 क्लासें हैं, जो 2 पार्ट में हमने बनाई है, वो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग उनका कहीं ना कहीं नोट्स बना लीजिए, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए होने वाली। वैसे तो चाइल्ड डेवलपमेंट की पूरी, लेकिन जो 2 क्लास लास्ट की हमने बनाई पूरी, मतलब मेरी सेल्फ मेड, मेरी सेल्फ एनालाइज कि कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, कहाँ से कैसे प्रश्न आना चाहिए, आ सकता है, ये मेरा जो है पूरा अपनी तरफ से हमने कोशिश किया है। तो इस दोनों पार्ट के क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, कहीं भी जो है एक रफली ना ऑप्शन लिखिए चारों, तो क्वेश्चन सीधे और आंसर क्वेश्चन आंसर, इस तरह करके आप कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, ये हम कह रहे हैं आप लोगों से, एक बार 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 कह रहे हैं, अगर नहीं किए तो ये अगर समस्या आएगी आप लोगों के लिए, इसलिए इसको जरूर पढ़ लीजिए। और समझना तो क्या है, इसको रट्टा मार लीजिए, आप घोल के पी जाइए ये क्लासें। ठीक है, और 50 डे सीरीज, मेरी 50 डे सीरीज, और ये मेरी जो 2 पार्ट में जो जो है कौन सी क्लास, यही जो चाइल्ड डेवलपमेंट की लास्ट की जो 2 क्लासें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इतना हम बता दें। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं विस्तार शिक्षा में है ना, या एक्सटेंशन पार्टिसिपेट लर्निंग, ठीक है, का क्या महत्व है। तो देख लेते हैं भाई क्या महत्व है। समुदाय की निष्क्रियता बढ़ाना, समुदाय की सक्रिय भागीदारी, केवल शिक्षकों का योगदान, केवल तकनीक का, तो केवल तो शब्द हटा ही देंगे। समुदाय की निष्क्रियता बढ़ाना, ये भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी समुदाय की सक्रियता भागीदारी है ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सक्रिय भागीदारी समुदाय की होगी वही पार्टिसिपेट लर्निंग कहलाएगी। अगला ये देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉरी, विस्तार शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या ही होता है, क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है गरीबों के लिए शिक्षा, बी है कार्यशील वयस्कों को शिक्षित करना, फिर हमारा सी है केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, डी है परीक्षा की तैयारी करना। देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, कार्यशील वयस्कों को शिक्षित करना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। विस्तार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यही है, कार्यशील वयस्कों को शिक्षित करना। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, लीडरशिप ट्रेनिंग। लीडरशिप ट्रेनिंग जो है किस विस्तार शिक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है, किसी भी शिक्षा में, विस्तार शिक्षा में लीडरशिप ट्रेनिंग विशेष क्यों है। ए समुदाय में नेतृत्व क्षमता
विकसित करने के लिए, बी है केवल औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए, सी है केवल शिक्षकों के लिए, डी है इसका कोई महत्व नहीं। तो देखिए भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए समुदाय में नेतृत्व क्षमता विकास करने के लिए। ठीक है, ये जो है लीडरशिप ट्रेनिंग आवश्यक है। आप करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रोटीन की गुणवत्ता, प्रोटीन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है। तो ए है नाइट्रोजन संतुलन, बी है बायोलॉजिकल वैल्यू, सी है एनर्जी डेंसिटी, डी है टोटल फूड इनटेक। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बायोलॉजिकल वैल्यू। ये क्या है, प्रोटीन की गुणवत्ता में आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त मापदंड है बायोलॉजिकल वैल्यू। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। ए है विटामिन ए, बी है विटामिन डी, सी है विटामिन 12, डी है विटामिन के। तो करेक्ट आंसर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विटामिन 12। ठीक है, विटामिन 12 जो है क्या है, तो ये वसा में नहीं घुलता। बाकी ए डी तो आप जानते ही हैं, घुल जाता है। कौन सा, वसा में। के भी घुल जाता है। और जल में कौन सा घुलता है, बी और सी। ये क्या है, तो ये जल में घुलने वाले हैं। बाकी अन्य जो है आपकी वसा में घुल जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स किस पोषक तत्व से संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा। ये भी क्वेश्चन अगली बार था, लेकिन आहार से लेकर नहीं था, कुछ अन्य चीजों से लेकर था। तो इसलिए जो भी टॉपिक आपको बार बार मिल रहे हैं, तो उसको उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझिए। ए है प्रोटीन, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है वसा, डी है खनिज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। अगला ये प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ए है थायमिन, बी है नियासिन, सी है राइबोफ्लेविन, डी है फोलिक एसिड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नियासिन। नियासिन से क्या होता है, तो ये पेलाग्रा को दर्शाता है, इसकी कमी। फिर देखते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। ए है बेरी बेरी, बी है स्कर्वी, सी है रिकट्स, डी है एनीमिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी रोग जो है बच्चों को ये ज़्यादातर होता है। और विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्ट्रोमलेशिया, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस किसको, तो वो वयस्कों में, ऑस्ट्रोमलेशिया वृद्धों में, और इसी तरह से अन्य चीज़ें भी हेरिटेज जो है बच्चों में देखने को मिलता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइटोकांड्रिया को, मानव शरीर क्रिया विज्ञान से है हमारा, माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन संश्लेषण करता है, बी है ऊर्जा उत्पादन करता है, सी है यह एंजाइम का निर्माण करता है, डी है यह कोशिका विभाजन करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यह ऊर्जा उत्पादन करता है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से कितने द्वारा जो है किसके द्वारा होता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। ए है प्लाज्मा, सॉरी, ए है प्लाज्मा, फिर बी है रेड ब्लड सेल, सी है वाइट ब्लड सेल्स, डी है प्लेटलेट्स। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी रेड ब्लड सेल। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हृदय में पेस मेकर, ठीक है, का कार्य कौन करता है। ए है एट्रियोवेट्रिकुलर नोड, बी है साइनो एट्रियड नोड, सी है बंडल ऑफ हीज, डी है पार्किंजी फाइबर। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हृदय में पेस मेकर का कार्य कौन करता है। ऑप्शन बी साइनो एट्रियल नोड्स। ठीक है, ये जो है क्या करता है, तो ये हृदय में पेस मेकर का कार्य करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य क्या हो सकता है। ए है हड्डी निर्माण, बी है मांसपेशियों को ऊर्जा देना, सी है तंत्रिका संचार को सुगम बनाना, डी है रक्त परिसंचरण को नियंत्रित करना। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका संचार को सुगम बनाना। यही हमारा न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य होता है। क्या, तो तंत्रिका संचार को सुगम बनाना, आंसर सी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पाचन क्रिया में ट्रिप्सिन एंजाइम किसके जो है पाचन में सहायक होता है। तो जिसमें इन लगा हो पहले ही हम बताए थे कि वो प्रोटीन में आपकी आएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है वसा, सी है प्रोटीन, डी है खनिज। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन। पाचन क्रिया में ट्रिप्सिन एंजाइम जो है इसका पाचन मुख्य रूप से कौन जो है किसके में सहायक है, तो प्रोटीन के सहायक है, प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन सहायक है। चलिए फिर देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हेल्थ साइंस। हेल्थ साइंस क्या, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर, एक मिनट सॉरी, शरीर की बेसल मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है ना, बीएमआर को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक यानी कि मुख्य कारक कौन सा है। ए है आयु, ठीक है, फिर बी है शरीर का वजन, सी है हार्मोनल स्तर, डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, जो बीएमआर है, ठीक है, बीएमआर को जो है हर चीज प्रभावित करती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या करती है, तो शरीर का वजन, हार्मोनल स्तर, अन्य सब चीजों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है। ए है वायरस, बी है बैक्टीरिया, सी है फंगस, डी है प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए वायरस, ठीक है, ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है। चलिए फिर देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, शरीर में इंसुलिन का कार्य क्या है। प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना, रक्त शर्करा को स्तर को नियंत्रित करना, रक्तचाप को बढ़ाना, तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, ठीक है। शरीर में इंसुलिन का कार्य क्या हो जाता है, तो यही कार्य होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑप्शन जो है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो जो है टीका किस प्रकार का टीका है, यानी कि पोलियो जो टीका है वो कैसा टीका है। तो ए है निष्क्रिय वायरस टीका, बी है जीवित कमजोर वायरस टीका, सी है बैक्टीरियल टीका, फिर डी है सिंथेटिक टीका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जीवित को कमजोर वायरस टीका, ठीक है, ये जीवित कमजोर वायरस टीका ही जो है कैसा आपका टीका है, तो ये जो है जीवित कमजोर टीका है, ठीक है, पोलियो वायरस का, पोलियो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है। अभी हमने वो बताया भी था शायद, एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। ए है कैल्शियम, बी है प्रोटीन, सी है विटामिन ए, डी है विटामिन सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम से जो है क्या है की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है और ऑस्टियोमलेशिया भी हो जाता है। और ये ऑस्टियोपोरोसिस किस में होता है, तो ये वृद्धों में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, हड्डी में छेद हो जाता है, खट खट की आवाज आने लगती है, ठीक है, आवाज आती है। और उसके अलावा क्या होता है, तो ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया ये होता है वयस्कों में, ठीक है, वयस्क में, ये वृद्धों में होता है। ऑस्टियोमलेशिया किस में होता है, तो ये जो है वयस्कों में होता है। और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, खटखट के। और एक चीज है, अन्य भी चीजें हैं, जैसे कि हड्डियां जो होती हैं वो कमजोर होने लगती है, डिकैल्सिफिकेशन होता है विटामिन डी की कमी से, और होता है कैल्सिफिकेशन। तो जो डिकैल्सिफिकेशन होता है वो हड्डियों से एक तरह से कह सकते हैं जो है लेयर हटने लगती है, कैल्शियम हटने लगता है, और जो कैल्सिफिकेशन उसमें जुड़ता है, यही सारी चीजें समझना है आपको। फिर जो है इस तरह से चलिए आज की हमारी सीरीज कंप्लीट होती है, ठीक है। हमारी सीरीज क्या हो गई, तो आज की सीरीज हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए आप सभी लोग, और बिल्कुल बिना बर्डन दिए हुए परीक्षा की तैयारी करिए। जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। इस टाइम जो है क्या है, कुछ नया अलग पढ़ने के का समय नहीं है। आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बस यही करना है।
किसी भी तरह से टाइम निकालिए 4-5 घंटे का, और दिन में पढ़िए 4-5 घंटे, रात का तो अलग की बात है। इस समय तो बस यही है कि आपको रिवीजन करना है, फास्ट ट्रैक रिवीजन। सोच रहे हैं कि कोई एक क्लास ले आए फास्ट ट्रैक रिवीजन की, किस तरह से क्या करना है, क्या पढ़ना है। ये एक रणनीति तैयार कर रहे हैं, बस जल्द ही आपको हम अपनी रणनीति बताएंगे। होम मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन साइंस की क्लास साथ में लेकर चलेंगे, उसके अलावा आपसे बताएंगे कि जो है क्या करना है, किस तरह से करना है। इसका बस एनालाइज कर ले, बस थोड़ा सा मेरा तबीयत सुधर जाए। 2 दिन में बहुत ही ज़्यादा बुखार था, इसमें समस्या बहुत थी। तो जो है हम बताते हैं फिर आपको कि क्या किस तरह से हम रणनीति तैयार कर रहे हैं। चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।